हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास 12th की सीरीज चल रही थी जिसमें 3 चैप्टर हो गए थे फिजिक्स के भौतिक वैद्युत भौतिक की। ठीक है, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अध्याय 4 जिसका नाम है संधारित्र तथा परावैद्युत। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, हम लोग शॉर्ट टाइम क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें लॉन्ग टाइम के क्वेश्चन नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पी से। कह रहा है एक आवेशित वायु संधारित्र में U0 ऊर्जा संचित है। एक परावैद्युत की पट्टी जिसका परावैद्युतांक K है को इसमें प्रवेश कराने पर ऊर्जा U हो जाएगी। देखिए, संधारित्र की प्लेटों पे जो संचित ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, इस ऊर्जा का होता है U बराबर हाफ CV²। ठीक, अच्छा, C का जो वायु संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर F∉0A/D। जब इसे परावैद्युत पट्टी प्रवेश कराई जाती है तो ये हो जाती है CK और यहाँ पे एक K आ जाता है, बस ऐसा होता है। ठीक, F∉0 के गुणे में क्या आ जाता है समझ लीजिए। तो अब मुझे बताइए, प्रारंभिक कंडीशन में ये क्या थी, U0 थी, जैसा कि क्वेश्चन में कह रखा है। उसके बाद जब पट्टी प्रवेश कराई गई, अच्छा बैटरी हटा दी गई ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, सिर्फ कह दिया गया है कि खाली एक आवेशित वायु संधारित्र में U0 ऊर्जा संचित है। एक परावैद्युत की पट्टी जिसका परावैद्युतांक K है को इसमें प्रवेश कराने पर ऊर्जा U हो जाती है। तो बैटरी हटी है, जुड़ी, इसका कोई जो जिक्र तो है नहीं, तो हम मानते हैं कि बैटरी इसमें जुड़ी हुई है। और बैटरी जुड़ी हुई है तो विभवांतर क्या होगा, नियत रहेगा। इसका मतलब C में परिवर्तन आएगा, तो अब U क्या हो जाएगी 1/2। अच्छा जरा इधर देखिए, C का मान है F∉0A/D और C के जब परावैद्युत पट्टी प्रवेश कराएगी तो क्या हो गया F∉0K/D। इसको हम ये भी तो कह सकते हैं कि K के गुणे में C है। देखिए F∉0A/D को हमने क्या लिख दिया, C लिख दिया, यानी कि जब पट्टी प्रवेश कराई जाती है तो धारिता K गुना बढ़ जाती है कि नहीं। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CK V²। और CK की जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई, CK की जगह हम लिख सकते हैं K × C, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा K हाफ CV², यानी कि क्या मिलेगा हमको K × U0। ठीक, K × U0 ये मिल गई, यानी कि K गुना ऊर्जा बढ़ गई। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, क्या U हो जाती है तो U बराबर U0, U बराबर K U0। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा, यानी कि U बराबर K U0। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है एक संधारित्र जिसकी धारिता 100 माइक्रोफैराड है 200 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, उसे 2 ओम के प्रतिरोध द्वारा विसर्जित करने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए जो स्थितिज ऊर्जा संधारित्र के प्लेटों पर संचित हुई है वही तो ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होगी। तो सीधे सी बात है, हम फॉर्मूला जानते हैं U बराबर हाफ CV²। ठीक, अब C का मान हमें कितना दे रखा है, देखिए C का मान उसने दे रखा है 100 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो ये हो गया 100 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 V² का मतलब 200 वोल्ट दे रखा है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 0 और लग जाएंगे, है ना। अब देखिए 2 दूनी 4, ये 2 0 2 4 0 6 0, ये माइनस के 6 0 को कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 जूल। यानी कि कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी भाई, यही ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होगी, तो आंसर कैसे हो जाएगा 2 जूल। तो इसका ऑप्शन नंबर भी देखिए कैसे हो जाएगा बी, यानी कि 2 जूल। ठीक, ये हो गए 2 क्वेश्चन। अब देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसे हटाते हैं यहां से। इन सवालों को जब भी स्क्रीन पे लगा करें तो पहले आपको ट्राई किया करिए, उसके बाद सोल्यूशन देखा करिए। अगर हो जाए आपका तो स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं आप। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें चित्र बना हुआ है, चलिए बना लेते हैं। देखिए इसमें भी समांतर क्रम श्रेणी क्रम होता है, आपने पढ़ा होगा, अब तक की पढ़ लिया होगा, तो सिर्फ रिवीजन चल रहा है आपका A × B। ठीक है, देखिए 2 संधारित्र ये लगे हुए 2 और 2 माइक्रोफैराड के उनसे कितना लगा हुआ है 3 माइक्रोफैराड का संधारित्र लगा है। ठीक, कह रहा है A व B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। देखिए आपने प्रतिरोध तो निकाल ही रखा है समांतर क्रम श्रेणी क्रम, इसी तरह संधारित्र भी समांतर क्रम श्रेणी क्रम में होते हैं। बस फर्क इतना होता है कि अगर श्रेणी क्रम में संधारित्र हैं, किसमें है श्रेणी क्रम में, तो इनका तुल्य धारिता निकलती है 1/C करके।
1/c बराबर C1 प्लस C2, और समांतर क्रम में इसमें डायरेक्ट जुड़ जाता है C बराबर C1 प्लस C2 और आगे चलेगा, आप जानते हैं। अब प्रतिरोध में क्या होता था, प्रतिरोध में ये समांतर क्रम होता था और ये श्रेणी क्रम होता था, लेकिन संधारित्र में उल्टा होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। अब कह रहा है इसमें बताना है तुल्य प्रतिरोध A और B के बीच में। तो इसमें क्या दिख रहा है कि यहां से जब आवेश आएगा तो यहां दो भागों में बढ़ जाएगा, Q1 और Q2, बटेगा नहीं बटेगा। अब अगर Q1 यहां से जाएगा, Q2 यहां से जाएगा, दोनों Q मिलके बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जरा गौर से देखिए कि इन दोनों में तो Q1 जा रहा है, इसका मतलब ये दोनों किस क्रम में है, ये दोनों श्रेणी क्रम में है। तो अगर हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़े तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला ये होता है, तो इनकी तुल्यधारिता कितनी हो जाएगी, 1/c बराबर 1/2 प्लस 1/2। देखिए आधार समान है दोनों के, हर समान है, तो क्या हो जाएगा, नीचे 2 और 1 और 1 2, 2 2 कट गया, कितना बचा है 1/1, यानी कि पलट देंगे तो C का मान कितना आ गया, 1 माइक्रोफैरड। अब इनकी जगह पे कितना लग गया, इनकी जगह पे लग गया सिंपली यहाँ पे 1 माइक्रोफैरड। अब 1 माइक्रोफैरड में Q1 जा रहा है, 3 माइक्रोफैरड में Q2 जा रहा है, तो ये दोनों किस क्रम में, समांतर क्रम में। अब जो धारिता आएगी वो A और B के बीच आएगी। तो हम अगर अब बात करें तो CAB कितना हो जाएगी भाई, अब ये समांतर क्रम में, समांतर क्रम में ऐसे डायरेक्ट जोड़ देते हैं तो कैसे निकलेगी, 1 प्लस भाई 1 है और 3 इज इक्वल टू कितना जो 4 माइक्रोफैरड। तो CAB का मान कितना आ गया, 4 माइक्रोफैरड। तो इसका ऑप्शन कौन सा सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर A सी हो जाएगा। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा दो गोली चालक A1 तथा A2 व इनकी त्रिज्याएं क्रमशः R1 तथा R2 हैं। चालक A1 व A2 पर क्रमशः Q1 तथा Q2 आवेश हैं। चित्र के अनुसार, ठीक है, चित्र आपको दिख रहा होगा, चित्र के अनुसार चालकों को हवा में एक तांबे के तार से जोड़ दिया रहता है। इस निकाय की तुल्यधारिता क्या होगी। देखिए जब इन दोनों को क्या करा जाता है, एक तार से जोड़ दिया जाता है, तो इनकी जो तुल्यधारिता होती है वो हो जाएगी C बराबर C1 प्लस C2। धारिता आपस में क्या होती है, तार द्वारा जोड़ने पर बढ़ जाती है, यानी कि जुड़ जाती है, C1 प्लस C2 हो जाती है। क्लियर। अब बात को समझिएगा, ये कैसे चालक हैं, देखिए ये गोली चालक हैं, और गोली चालक की धारिता का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू त्रिज्या, त्रिज्या जो भी दे रखी हो, वैसे ए लेते हैं बुक में, आपने ए देखा होगा, आर भी ले सकते हैं, जो भी त्रिज्या दी हो। यहाँ पे त्रिज्या देखिए दो चालकों की दे रखी है, क्षेत्रफल दे रखा है A1 A2 और त्रिज्या दे रखी है R1 और R2 दे रखा है। ठीक, अब कह रहा है इनका जो है हमें तुल्यधारिता ज्ञात करनी है, तो C1 प्लस C2, तो C1 का मान क्या हो जाएगा मुझे बताइए। C1 का मान यहां से अगर देखिए पहले के लिए तो देगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू पहले की त्रिज्या क्या है R1, तो R1 कर दिया। दूसरे के लिए क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दूसरे लिए क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। तो यहां से C बराबर कॉमन क्या मिल रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बच रहा है R1 प्लस R2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस R2। तो ये हो गई आपकी तुल्यधारिता। ठीक है, तो ये वैकल्पिक 4 क्वेश्चन हो गए। अब देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, हटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा संधारित्र की किसी संधारित्र की धारिता की परिभाषा एवं मात्रा लिखिए। देखिए हमने विमा भी लिख दी है इसके साथ में। अभी बता देंगे कि अगर जैसे विमा याद करने में थोड़ी दिक्कत आपको होती तो आप कैसे निकाल लेंगे आसानी से। ठीक है, देखिए सबसे पहले परिभाषा समझिए। इससे पहले आप जानते हैं कि Q बराबर CV होता है फॉर्मूला, या C बराबर होता है Q अपॉन V। तो आवेश और विभवांतर का अनुपात ही संधारित्र की धारिता है। ठीक, तो इसी को लिखना है, बस याद करने की इतना दिक्कत इसमें नहीं है, क्योंकि आपने अगर फॉर्मूला याद कर रखा है तो आप आराम से डेफिनेशन याद कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी संधारित्र की एक प्लेट को दिया गया आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर। ठीक है, एक प्लेट को दिया गया आवेश और दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को ही उस संधारित्र की धारिता कहते हैं। इसे सीधे प्रदर्शित करते हैं। क्लियर, कितना आसान है। देखिए किसी संधारित्र की एक प्लेट को दिया गया आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को उस संधारित्र की धारिता कहते हैं। ठीक है, इसे सीधे प्रदर्शित करते हैं। अब मान लीजिए कोई Q आवेश दिया गया है और प्लेटों के उत्पन्न विभवांतर क्या है V है, तो फॉर्मूला तो हो जाएगा C बराबर Q अपॉन V। मात्रक दिख रहा है आपको, C का कुलाम और V का वोल्ट, तो क्या हो गया कुलाम बटे वोल्ट, और इसी को हम क्या कहते हैं फैरड कहते हैं।
इसे कूलाम बटे वोल्ट अथवा फैराड होता है। विमा होती है m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर 4 a स्क्वायर होती है। अब ना याद हो तो देखिए निकाल लिया करिए विमा। आप हमेशा विमा को इस तरह से देखिए, फॉर्मूले को इस तरह से टोड़ा करिए कि विमा आसानी से निकल आए, जो आपको याद हो विमाएं। जैसे आपको आवेश की पता है 80 होती है, विभव की अगर पता है तो अच्छी बात है, आप निकाल लेंगे। विभव की नहीं पता है तो विभव का फॉर्मूला पता हो कैसे, देखिए C बराबर क्या देखा भी Q अपॉन V, तो V को हम लिख सकते हैं V बराबर क्या होता है W/Q, पढ़ा था ना, तो क्या हो जाता है W/Q हो जाएगा। अब W देखिए Q मिलके क्या हो गया, Q स्क्वायर हो गया और W नीचे आ गया। अब अगर हम विमा लिखना स्टार्ट करें तो देखिए इस Q की विमा होती है 80, तो स्क्वायर लगाए तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर, ठीक है, A स्क्वायर आ गया हमारे पास, A स्क्वायर T स्क्वायर। आप जानते हैं W क्या है, कार्य, और कार्य ऊर्जा, ऊर्जा की विमा क्या होती है ml स्क्वायर T की पावर -2 होती है ना। अब देखिए जरा M ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा -1, L ऊपर जाएगा तो L की पावर -2 हो जाएगा। जब T की पावर -2 ऊपर जाएगी तो प्लस होगी, और प्लस का 2 ऊपर पहले से है तो क्या हो जाएगा T की पावर 4, और A स्क्वायर ऊपर से है ही तो A स्क्वायर आ गया। देखिए क्या वही विमा है कि नहीं है, देखिए M की पावर -1, L की पावर -2, T की पावर 4 और A स्क्वायर, ठीक है। तो आप आसानी से विमा को याद कर, अगर मान ली याद नहीं हो रहा तो आप निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 6 कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, जब ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे, जब डेरिवेशन पढ़ रहे होंगे तो आपने एक डेरिवेशन पढ़ा होगा संधारित्र की धारिता का, सी के बराबर ε0 KA/D, ये पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें तो सी के अनुक्रमानुपाती, भाई ε0 क्या है, मात्रक है, निर्वात की वैल्यूशीलता है, सॉरी मात्रक कह रहे हैं, नियतांक है, नियत है, क्या हो जाएगा निर्वात की वैल्यूशीलता, इसका मान होता है 8.85 10 की पावर 12 -12, ठीक है। तो यहां से अगर हम इसे हटा दें तो ये बराबर अनुक्रमानुपाती में चेंज हो जाएगा, क्या मिलेगा हमें KA/D। यहां से निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि धारिता किन किन बातों पर निर्भर कर रही है, देखिए परावृतांक पे, क्षेत्रफल पर और D पर। तो वही देखिए बात लिख दी है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C निम्न बातों पर निर्भर करती है। पहला है प्लेटों के क्षेत्रफल A के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात हम यहां से कह सकते हैं कि C अनुक्रमानुपाती A। उसके बाद देखिए माध्यम के परावर्तांक के भी अनुक्रमानुपाती दिख रही है हमें, तो प्लेटों के बीच के माध्यम के परावर्तांक K के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात C अनुक्रमानुपाती K। यानी कि क्षेत्रफल बढ़ाने से बढ़ती है, माध्यम के परावर्तांक के हिसाब से बढ़ती है ये, ठीक है। उसके बाद प्लेटों के बीच की दूरी D के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि यहां से कह सकते हैं C व्युत्क्रमानुपाती 1/D, ठीक है, अनुक्रमानुपाती 1/D। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए D बढ़ाने पर C घटेगा और D घटाने पर C बढ़ेगा, ठीक है। तो ये इन बातों पर निर्भर करती है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। अब ये डेरिवेशन अगर आपने ना पढ़ा हो तो मेरे चैनल पे भी पढ़ा हुआ है, आप जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, ठीक है। इसे हटाते हैं, नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 7 देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी चालक की धारिता में वृद्धि कैसे की जा सकती है। एक समांतर पट वायु संधारित्र की प्लेटों की त्रिज्या 3 × 10⁻² मीटर तथा 1 मीटर त्रिज्या वाले आवेशित गोले की धारिता के बराबर है। संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ 2 क्वेश्चन है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देते चालक की धारिता। देखिए संधारित्र की धारिता नहीं कह रहा, चालक की धारिता कह रहा है, कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो देखिए 3 तरीके होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चालक है तो इसके प्लेटों का, ये जो चालक है इसका क्षेत्रफल क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है किसी चालक की धारिता, देखिए पहला पॉइंट चालक का आकार बढ़ाने पर बढ़ती है, ठीक है। आप इसका आकार बढ़ाइए तो ये बढ़ जाएगी। दूसरी चीज, अब इसके जो चारों ओर का माध्यम का परावर्तांक है उसको अगर बढ़ा देंगे तो बढ़ जाएगी। तो देखिए लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट, चालक के चारों ओर के माध्यम के परावर्तांक बढ़ने पर बढ़ती है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव हमने आवेश दिया इसके, ठीक, और इसके निकट एक विपरीत आवेशित चालक लाके रख दे तो इसकी जो धारिता है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये
3 पॉइंट है, इन्हें आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब हम देखने जा रहे हैं इसका आंकिक भाग जो हमें दे रखा है, ठीक है। मेन तो वही है, आंकिक भाग, ठीक है। आंकिक, इसका आंकिक भाग अंक करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो कुछ दिया है उसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो दिया है, क्या क्या दे रहा मैं, सबसे पहले देखिए हमें कह रखा है कि एक संधारित्र है, मान लीजिए ये कोई संधारित्र है, ठीक है, और गोली संधारित्र होगा तभी तो इनकी त्रिज्या दे रखी है। तो इसकी प्लेटों की जो त्रिज्या है 3 × 10⁻² मीटर है, और इसकी जो धारिता है वो कोई 1, ठीक है, 1 मीटर त्रिज्या के गोले के आवेशित गोले की धारिता की क्या है, बराबर है। तो कह रहा है इनके बीच की जो दूरी है वो ज्ञात कर दीजिए, ऐसा हमसे क्वेश्चन में कह रखा है। तो सबसे पहले हमें जो दे रखा है उसे लिखते हैं। देखिए हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे समांतर, और कैसे संधारित्र है, समांतर पट वायु संधारित्र है ना, तो समांतर पट वायु, ठीक है, समांतर पट वायु संधारित्र की प्लेटों की त्रिज्या, ठीक है, प्लेटों की त्रिज्या दे रखी है, R1 मान लेते हैं इसको, या R स्मॉल r मान लेते हैं। कितना दे रखा है, दोनों की सेम होगी ना, तो 3 × 10⁻²मीटर। अब कह रहा है आगे, क्या कह रहा है कि त्रिज्या 1 मीटर त्रिज्या वाले आवेशित गोले की धारिता के बराबर है। यानी कि हम कह सकते हैं आवेशित गोले की आवेशित गोले की त्रिज्या, आवेशित गोले, आवेशित गोले की त्रिज्या, ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल R मान लेते हैं। कैपिटल R का मान दे रखा है 1 मीटर, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमें लिखे दे रहे हैं संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d का मान हमको ज्ञात करना है। ये चीजें हमें दी हुई हैं, ठीक। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसे ऊपर से हटाते हैं यहां से। देखिए इतने पार्ट को हटा देते हैं ताकि आप मिक्स ना कर दें इसको, ठीक। ये तो पहला पार्ट है। सबसे पहले दिया था त्रिज्या दे रखी है किसकी, आवेशित समांतर पट वायु संधारित्र की प्लेटों की त्रिज्या हमने स्मॉल r मान लिया है, आवेशित गोले की त्रिज्या r मान लिया है, और संधारित्र की प्लेटों की दूरी d मान ली है, जो हमें ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए हम यहां लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार देखिए मैं क्या कह रखा है, कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि समांतर पट वायु संधारित्र की प्लेटों की त्रिज्या तथा इतनी मीटर तथा 1 मीटर त्रिज्या वाले आवेशित गोले की धारिता के बराबर है। तो यहां हम कह सकते हैं कि कह रखा है हमें कि समांतर पट वायु संधारित्र की धारिता, ठीक है, ये जो धारिता है किसके बराबर है, 1 मीटर त्रिज्या के आवेशित गोले के धारिता के बराबर है। तो हम कह सकते हैं आवेशित गोले की धारिता, ये आपस में क्या है, बराबर है, ऐसा हमें क्वेश्चन में कह रखा है। अब समांतर पट वायु संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, देखो वायु संधारित्र के तो आएगा नहीं, तो क्या रहेगा, ε0 A/d। आवेशित गोले की धारिता, देखिए गोला है, गोले की धारिता का फॉर्मूला होता है 4πε0 इंटू त्रिज्या, बता चुके हैं आपको, अभी भी बताया जब हम बहुविकल्पी देख रहे थे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4πε0 इंटू r, समझ गए। कह रहा है यहां समांतर पट वायु संधारित्र की धारिता आवेशित गोले की धारिता के बराबर है। अच्छा, आवेशित गोले की धारिता निकाली जाती है 4πε0 इंटू त्रिज्या से, और समांतर पट वायु संधारित्र की धारिता क्या होती है, ε0 A/d होती है, ठीक। अब देखिए
ए तो हमें पता नहीं है, त्रिज्या पता है ना। अच्छा ये कैसा संधारित्र है, गोली संधारित्र है जो समांतर पटवाई संधारित्र है। तो इनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए वृत्त बन रहा है ना, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। भाई कैसे चालक है, ये दोनों प्लेटें कैसी हैं, गोलाकार होंगी, वृत्त वृत्त की तरह होंगी, तभी तो ये पास पास रख दी गई हैं। तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो इसकी जगह क्या रख देंगे, एफ साइलेंट नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक। और बटे में क्या आ जाएगा, दिया जाएगा, इधर देखिए 4 पाई एफ साइलेंट नॉट इंटू आर। क्लियर। अब देखिए एफ साइलेंट नॉट से एफ साइलेंट नॉट क्या हो गया, कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो गया। आर स्क्वायर मान किसका निकालना, डी का, तो डी को इधर ले जाइए, ठीक है। जब डी को इधर ले जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, आर स्क्वायर बटे में ये डी उधर जाएगा, 4r नीचे आ जाएगा, 4r बराबर में क्या आ जाएगा, डी। तो डी बराबर यहाँ से क्या आएगा, आर का मान रख दीजिए, स्मॉल आर का मान कितना है, 3 गुणे 10 की पावर माइनस का 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 गुणा 10 की पावर माइनस का 4 बटे 4, आर का मान कितना है 1। तो डी का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 को 4 से भाग देंगे कितना आएगा, 2.25 गुणा 10 की पावर माइनस का 4 मीटर। ये हमारी क्या आ गई, सब संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी आ गई, ठीक। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हटाते हैं इसे यहां से। 8 देखिए, कह रहा सी धारिता वाले एक सी धारिता वाले संधारित्र को क्यू आवेश तथा वी विभवांतर से आवेशित करने पर उसके प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र ई तथा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यू प्राप्त होती है। यदि संधारित्र को स्रोत से अलग करके उसके प्लेटों के बीच के परावर्तांक माध्यम की मोटाई के बराबर एक पट्टी प्रवेशित की जाए तो निम्नलिखित के नए मान की गणना कीजिए। पहला, धारिता, विभवांतर, आवेश, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखिए आवेश के बारे में तो पहले हम बता जा रहे हैं, एक बार आवेशित कर दिया गया उसके बाद उस बैटरी से अलग कर दे तो आवेश अपरिवर्तित रहेगा, उतना ही रहेगा, ठीक। तो आवेश तो वैसे भी, लेकिन अभी निकाल के भी दिखाएंगे आपको। सबसे पहले कह रहा धारिता निकालिए, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो अगर हम बात करें जब अलग नहीं किया गया था, परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा गया था, तो प्रारंभिक धारिता क्या थी, इसको ऐसे लिखेंगे, प्रारंभिक धारिता, प्रारंभिक धारिता। अच्छा वायु संधारित्र है ना, तो प्रारंभिक धारिता क्या हो जाएगा, सी बराबर एफ साइलेंट, वायु है ना, एक सी धारिता वाले वायु संधारित्र को, ठीक है। तो पहले तो प्रारंभिक धारिता थी, उसमें कोई परावैद्युत पदार्थ भरा नहीं था, तो वायु संधारित्र था। तो एफ साइलेंट नॉट ए अपॉन डी, इसको हम क्या मान लेते हैं, C1, ठीक। उसके बाद पट्टी लिख देते हैं, खाली पट्टी प्रवेश कराने पर, ठीक है, के परावैद्युतांक की पट्टी प्रवेश कराने पर, ठीक है। अच्छा आप गौर से देखिए, लिखा हुआ के परावर्तांक माध्यम की मोटाई के बराबर एक पट्टी, ठीक, इतनी मोटाई के बराबर एक पट्टी प्रवेश कराने। जब पट्टी प्रवेश कराने पर क्या हो जाएगा, जो धारिता होगी, यानी कि कराने पर नई धारिता, ठीक है, नई धारिता हो जाएगी। तो C2 लिख सकते हैं, C2 बराबर देखिए क्या हो जाएगा, एफ साइलेंट नॉट के ए अपॉन में डी। अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे हमें मिलेगा एफ साइलेंट नॉट ए अपॉन डी, एफ साइलेंट नॉट ए अपॉन डी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये के को के लिखा रहने दीजिए, और एफ साइलेंट नॉट ए अपॉन डी को लिख सकते हैं C1। तो गौर से देखिए नई धारिता क्या हो जाएगी, प्रारंभिक धारिता की के गुना बढ़ जाएगी, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं अतः धारिता के गुना बढ़ जाएगी। ये हो गया पहला आंसर। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं हम लोग। सेकंड पॉइंट क्या है, देखिए कह रहा विभवांतर, ठीक है। तो प्रारंभिक विभवांतर सबसे पहले देखते हैं हम लोग, प्रारंभिक विभवांतर, ठीक है, प्रारंभिक विभवांतर
V1 का मान V1 देखते हैं कितना होगा। देखिए जब बैटरी लगी हुई थी तो प्रारंभिक विभवांतर क्या था, V बराबर फॉर्मूला क्या होता है, देखिए E/D। भाई आपने पढ़ा होगा विभव प्रवणता, विभव प्रवणता में फॉर्मूला पढ़ा होगा, जो प्लेटों के बीच की दूरी अगर D है तो उनके बीच वैल्यू चाहिए कितना होता है विभवांतर, V बराबर E/D। तो यहाँ क्या हो जाएगा E1/D। तो E का मान क्या होता है, अच्छा आवेशित प्लेटों के बीच में, जैसे आवेशित प्लेटें होती हैं इनके बीच में वैल्यू चाहिए की तीव्रता का फॉर्मूला आपने गॉस के नियम में पढ़ा होगा, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो E1 का मान क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो ये हो गया आपका V1। अब पट्टी प्रवेश कराने पर या बैटरी से अलग करने पर, ठीक है, पट्टी प्रवेश कराने पर देखिए जब बैटरी से अलग करके पट्टी प्रवेश कराई गई तो नया विभवांतर क्या होगा, नया विभवांतर क्या हो जाएगा, V2 बराबर E2 अपॉन में D। E2 बराबर क्या हो जाएगा भाई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा के परावैद्युत माध्यम भर दिया गया तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के इंटू डी, या इसी को हम कह सकते हैं, देखिए सिग्मा अपॉन, अच्छा यहाँ पे एक चीज रह गई, डी तो रह ही गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन डी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, E1, यानी कि हम लिख सकते हैं V1, क्या लिख सकते हैं V1, और नीचे क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक, तो नया विभवांतर जो है क्या हो जाएगा, 1/K गुना हो जाएगा पुराने विभवांतर के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः नया विभवांतर नया विभवांतर 1/K गुना हो जाएगा। ठीक भाई, पुराना कितना था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी, तो नया क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इंटू डी, या V1 अपॉन डी। तो पुराने का क्या हो जाएगा, 1/K गुना हो जाएगा। ये हो गया विभवांतर। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट इसका। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए, अच्छा पट्टी का मतलब परावैद्युत पदार्थ जो के है माध्यम का परावैद्युतांक की मोटाई की पट्टी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज, आवेश की बात कह रहा है। ठीक है, तो प्रारंभिक आवेश अगर हम देखिए क्या था, प्रारंभिक आवेश फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर CV। ठीक, तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा, C1 और V1। ठीक है, तो पट्टी प्रवेश कराने पर बैटरी से तो अलग करेंगे ही, बैटरी से अलग करने के बाद ही तो पट्टी प्रवेश करा रहे हैं, इसीलिए लिख रहे हैं पट्टी प्रवेश कराने पर नया आवेश Q2 बराबर क्या हो जाएगा, C2V2। अच्छा C2 का मान हम देख चुके हैं कितना आया था, KC1, और V2 का मान कितना आया, V1 अपॉन K से K कैंसिल हो गया, C1 V1 को हम क्या लिख सकते हैं, C1 V1 Q1 के बराबर है ना। तो पहले ही कहा था कि जब बैटरी से अलग कर देंगे तो आवेश क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। यहाँ लिख देंगे अतः आवेश अपरिवर्तित रहेगा। 4 पॉइंट। ठीक है, 4 पॉइंट देख रहे हैं। 4 पॉइंट कह रहा है कि इसमें वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि प्रारंभिक वैद्युत क्षेत्र जो दे रखा है हमें, प्रारंभिक वैद्युत क्षेत्र E1 का मान क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आवेशित प्लेटों के बीच अभी बताया हमने। ठीक है, और पट्टी प्रवेश कराने के बाद पश्चात, ठीक है, नया वैद्युत क्षेत्र E2 का मान क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन भाई के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मतलब E1 है, E1 बाई के हो जाएगा। अतः फिर हम कह सकते हैं अतः जो वैद्युत क्षेत्र है वो 1/K गुना
हो जाएगा अतः वैद्युत क्षेत्र भी 1/k गुना हो जाएगा। ये 4 पॉइंट हो गए, भी 5वां बचा हुआ है। ठीक है, तो सिर्फ इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ से ये अलग पॉइंट हटाते हैं और 5वां पॉइंट देखते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, 5वां पॉइंट कह रहा है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो अगर हम बात करें प्रारंभिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो U1 बराबर क्या हो जाएगा? U बराबर होता है हाफ CV स्क्वायर, यानी कि हाफ C1 V1 स्क्वायर। अब जब पट्टी प्रवेश करा देंगे, ठीक है, पट्टी प्रवेश कराने पर U2 का मान क्या हो जाएगा? हाफ C2 V2 स्क्वायर। ठीक, अब मेरी बात सुनिए, 1/2 C2 का मान क्या होगा? देखिए K इंटू C1 अभी देखा, और V2 का मान क्या हो जाएगा? V1 अपॉन K। तो V1 की जगह V1 स्क्वायर और K की जगह K स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। K से K कैंसिल हो गया। अब देखिए हाफ C1 V1 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? U1, और U1 नीचे क्या आ जाएगा? एक के बचा नहीं बचा तो K आ जाएगा, यानी कि U2 बराबर क्या हो गया? U1/K। अतः इससे ऊर्जा भी 1/K गुना हो जाएगी। ठीक है, अतः स्थितिज वैद्युत स्थितिज ऊर्जा 1/K गुना हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इसे पॉज करके नोट कर लीजिए, बताते हैं। देखिए, कह रहा है एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 3 माइक्रोफैरड है। सबसे पहले हमें दिया क्या है, देखते हैं। दिया है समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 3 माइक्रोफैरड है। तो C का मान हमको कितना दे रखा है? 3 माइक्रोफैरड है। उसके बाद कह रहा है कि के परावर्तनांक था 3D/4 मोटाई की प्लेट। ठीक है, जब संधारित्र की प्लेटों के बीच रखते हैं तब संधारित्र की धारिता 6 माइक्रोफैरड हो जाती है, यानी कि तो हम C' मान लेते हैं, और कितनी? 6 माइक्रोफैरड हो जाती है। और मोटाई दे रखा है T बराबर दे रखा है 3D/4। ठीक, प्लेट रखी जाती है तो 6 माइक्रोफैरड हो जाती है। कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए जहां डी संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी है। सबसे पहले अगर गौर से देखा जाए तो संधारित्र की प्लेट की फॉर्मूला वायु संधारित्र का होता है C बराबर ε0A/d, और जब इसमें के परावैद्युतांक की पट्टी रख दी जाती है तो क्या हो जाता है? C के बराबर होता है ε0AK/d। लेकिन यहां पर देखिए D के बराबर पट्टी नहीं रखी गई है, यहां पट्टी रखी गई 3D/4, यानी कि अगर ये संधारित्र है तो ये पट्टी इतनी होगी लगभग। ठीक, ये पट्टी रखी गई है, और पट्टी कैसे? आंशिक रूप से परावैद्युत भरा गया है। तो इसका भी फॉर्मूला एक होता है जो आपने प्रूफ किया होगा, जब आपने डेरिवेशन इसके पढ़े होंगे, तो वो होता है C बराबर ε0A/, ठीक, नीचे क्या होता है? D - T प्लस T/K। ये फॉर्मूला आपने डिराइव किया होगा जब आंशिक रूप से भरे परावैद्युत पदार्थ जब भरा होगा संधारित्र की प्लेटों के बीच में, तब ये फॉर्मूला होता है, धारिता का फॉर्मूला ये हो जाता है। ठीक, अब यहां देखिए मोटाई T का मान दे रखा है 3D/4, और हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे K का मान पूछ रहा है, परावैद्युतांक का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक, अब चूंकि हम जानते हैं, यहां हम लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिख सकते हैं, चूंकि आंशिक रूप से भरे परावैद्युत या आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ से भरे परावैद्युत
से भरे, ठीक है, परावैद्युत पदार्थ से भरे संधारित्र पदार्थ से भरे संधारित्र की धारिता संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है जब आंशिक रूप से परावर्तित होता है, क्या होता है? C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन K, ये होता है। K का मान निकालना है, ठीक है। अब मुझे बात बताइए, पहले संधारित्र की धारिता कितनी थी? C बराबर 3 माइक्रोफैरड, और जब ये भर दिया गया तब कितनी हो गई? 6 माइक्रोफैरड हो गई, ठीक है। तो जब आंशिक रूप से भर दिया गया तो ये क्या हो गई? C डैश हो गई। और पहले क्या थी? देखिए यहाँ पे लिखना, पहले भूल गए से लिखना चाहिए था। स्टार्टिंग यहाँ से कर लेते हैं। देखिए क्या लिखेंगे? चूंकि वायु संधारित्र की धारिता, वायु संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, और C का मान पहले कितना दे रखा है? 3। पहले ये लिखिएगा, ठीक है। 3 बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। उसके बाद यहां से होगा आंशिक रूप से भरे, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ से भरे संधारित्र की धारिता क्या होती है? C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस टी बाई के होती है, ठीक है। अब देखिए C डैश का मान कितना दे रखा है? C डैश का मान 6 माइक्रोफैरड है, ठीक। या माइक्रो लिख लीजिए, माइक्रोफैरड, ये क्या हो जाएगा? माइक्रोफैरड। आप जानते हैं माइक्रो को जब हटाते हैं 10 की पावर माइनस 6 आता है, ठीक है, इसलिए लिख दिया इसको हमने से। बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी का मान कितना है? देखिए टी का मान है 3D/4 प्लस फिर से टी का मान कितना है? 3D/4K, यही हो जाएगा ना। अब देखिए इसको लिखे रन दी 6 माइक्रो फैरड इज इक्वल टू, देखिए एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, अभी इसको रहने दीजिए, आप इतने हिस्से को ध्यान में रखिएगा। तो 4, अगर इसके नीचे 1 मान ले तो 4 एकम 4 और 1 इससे गुणा कर देगा, तो ये हो जाएगा 4D माइनस 3D। अब 4D माइनस 3D बटे में क्या आएगा? 4 एकम 4, यही तो आ जाएगा 4D माइनस 3D/4। अब 4 में से 3D चला जाएगा, 4D में से तो 1D बचेगा, तो बचे कितना यहाँ पे? D/4, और इधर कितना है? प्लस का 3D/4K, यही है कि नहीं है? ठीक। अब देखिए अगर हम यहां लिखना चाहें तो 6 माइक्रोफैरड इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन मिल रहा है? D/4 कॉमन मिल रहा है ना। तो D/4 अगर हम कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचेगा? इधर तो बचा 1, इधर क्या बचा? 1 प्लस 3/K, यही तो बचा, ठीक। अब देखिए 6 माइक्रोफैरड इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D की जगह लिख सकते हैं 3 माइक्रोफैरड, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3 माइक्रोफैरड, ठीक। और ये नीचे वाला 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो 4 ऊपर चला जाएगा, और नीचे बचेगा क्या? 1 प्लस 3/K, यही बचेगा, नहीं बचेगा। अब माइक्रोफैरड से माइक्रोफैरड कट गया, 3 दूना 6, 2 दूनी 4, इसका मतलब 1 प्लस 3/K इससे गुणा करेगा, जहां कुछ नहीं बचा है 1 बचा है, तो जब इससे गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3/K इज इक्वल टू 2, ठीक। तो इधर देखिए 3/K इज इक्वल टू 2 माइनस 1, भाई 1 उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना, तो यहां से 3/K इज इक्वल टू 2 में से 1 गया, 1 बचा, तो K का मान, K इधर गुणा कर ले, 1 अगर लिख लीजिए नीचे, तिरछी गुणा कराइए तो K का मान क्या मिल जाएगा हमको? 3 मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा K का मान, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा, एक बार फिर से समझ लीजिए। पहले में संधारित्र की धारिता ये दे रखा था, जब आंशिक रूप से भर दिया गया तो ये इतनी हो गई, टी मोटाई दे रखी है, इतनी मोटाई का भरा के का मान पूछ रहा है। वायु संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, C का मान भर दिया 3 माइक्रोफैरड, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद जब आंशिक रूप से परावैद्युत भर दिया जाता है तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? C बराबर ये वाला फॉर्मूला हो जाता है, ये भर दिया, इसको हमने C डैश मान लिया था। C डैश का मान 6 माइक्रोफैरड है। फिर थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद जब यहाँ आए तो इसकी, अच्छा एक चीज यहाँ पे लिखना चाहिए था हमें, नहीं लिखा, यहाँ लिख दिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ताकि ये पता चल जाए कि एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D की जगह पे हमने क्या लिखा हुआ है? 3 माइक्रोफैरड
लिखा हुआ है। ठीक है, ये कैंसिल होने के बाद ये आ गया और यहाँ से हमने ये ले आए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा चित्र में दिखाए गए समांतर प्रेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात कीजिए। ये समांतर प्रेट संधारित्र दिखाया गया है, इसकी धारिता का सूत्र ज्ञात करना है। कह रहा प्लेटों का क्षेत्रफल ए है, यानी कि सभी प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, ए है, दे रखा है। उसके बाद तथा प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टिकाओं की मोटाई, जो परावैद्युत पट्टिकाएं रखी हुई उनकी मोटाई कितनी, D1 और D2 है, और इनके माध्यम के उनके परावैद्युतांक क्या है, K1 और K2 है। ठीक, कह रहा है इसकी धारिता ज्ञात कीजिए। अब मेरी बात सुनिए, अगर हम इसको गौर से देखें तो ये ऐसा नहीं लग रहा है कि दो संधारित्र थे और इनको एक के ऊपर एक रख दिया गया, इस तरह से बना दिया गया है ना। अब जब बना दिया गया तो आवेश यहाँ से मान लीजिए Q आएगा, मान लीजिए Q आवेश यहाँ से आएगा और ये पहले इसमें जाएगा फिर इसमें जाएगा, उसके बाद यहाँ से ऐसे आवेश क्या होगा, Q निकल जाएगा। इसका मतलब दोनों ये किस क्रम में हमें दिख रहे हैं, दोनों जहां पे धारा नहीं बढ़ती या आवेश नहीं बढ़ता वो श्रेणी क्रम होता है ना, तो श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं। अब श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं तो इनकी तुल्य धारिता हम निकाल लेंगे। तुल्य धारिता का फॉर्मूला क्या होता है श्रेणी क्रम के लिए, इसमें संधारित्र में 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 होता है। अगर प्रतिरोध होता तो नॉर्मल श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2 होता है, लेकिन इसमें चेंज होता है, उल्टा होता है, आपको पता है, बता चुके हैं। ठीक, तो अब हम इसमें लिखेंगे क्या, समझिए। सबसे पहले हम लिखेंगे दिए गए संधारित्र। ठीक है, क्या लिखेंगे, इसको हल करते हैं। लिखेंगे दिया गया संधारित्र, दिया गया समांतर, दिया गया समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, दिया गया समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र। अब देखिए दो श्रेणी क्रम में जुड़े है ना, दो श्रेणी क्रम में जुड़े, दो श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र के तुल्य है, ऐसा हम कह सकते हैं, तुल्य है यानी कि इसके बराबर है। ठीक, अतः यह क्या संधारित्र के संयोजन के बराबर है, लिख देते हैं संयोजन के बराबर है। ठीक है, अतः संयोजन की तुल्य धारिता, संयोजन की तुल्य धारिता। अब आप जानते हैं कि संयोजन की तुल्य धारिता, ठीक है, यानी कि श्रेणी क्रम में ना, तो श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला क्या रखते हैं हम लोग, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, ऐसा रखते हैं ना। यहां से अगर हम देखें तो 1/c बराबर c2 इधर आ जाएगा, c1 इसके गुणा में आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, c1 इंटू c2। इसको अगर पलट लें तो क्या मिलेगा हमको, c1 c2 बटे में c1 प्लस c2 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक, अब पहले संधारित्र की धारिता अगर निकालें, सिर्फ ये संधारित्र की बात हम कर लें तो हम कह सकते हैं पहले संधारित्र की धारिता। ठीक है, पहले संधारित्र की धारिता C1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए वायु संधारित्र होता है तो एप्सिलॉन नॉट A/D, लेकिन ये क्या इसमें परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट KA/D। अच्छा, A सेम है लेकिन D अलग है, तो D की जगह क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, उसके बाद इधर देखते हैं, आप क्या लिखेंगे, दूसरे संधारित्र की धारिता, दूसरे संधारित्र की धारिता, दूसरे संधारित्र की धारिता C2 का मान कितना हो जाएगा, देखिए C2 का मान हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट K। अच्छा, यहाँ एक चीज और कमी रहेगी, K की जगह क्या रखेंगे, K1 लिखेंगे ना, पहले की बात हो रहा है, यहाँ क्या रहे K2A/D2। समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब अच्छा, समीकरण क्यों मानना, यहाँ कोई जरूरत ही नहीं है। C1 और C2 के मान हम कहाँ रख दें, समीकरण 1 में रख दें। ठीक है, C1 व C2 के मान समीकरण 1 में
रखने पर, ठीक, समीकरण 1 में रखने पर। अब इनका काम खत्म हो गया है तो इसे हम यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि हमें जगह की ज़रूरत पड़ेगी अभी, ठीक है। इसको यहाँ से हटा देंगे। समीकरण 1 में रखने पर लाइन खींच देते हैं। समीकरण 1 में रखने तो हमें क्या मिलेगा, देखिए हमें मिलेगा C बराबर C1 की जगह एफ साइलेन नॉट K1 A अपॉन में क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा, ठीक है। C2 बराबर क्या हो जाएगा, एफ साइलेन नॉट इनटू में है ना C1 C2, एफ साइलेन नॉट K2 A अपॉन में D2, नीचे C1 प्लस C2 इसी को जोड़ लेंगे तो एफ साइलेन नॉट K1 A अपॉन D1 प्लस एफ साइलेन नॉट K2 A अपॉन में D2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। C बराबर देखिए ऊपर हमें जैसा मिल गया वैसे लिख देते हैं। देखिए क्या मिला हमें, एफ साइलेन नॉट ए क्या मिला हमें, एफ साइलेन नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर, और क्या मिला K1 इंटू K2 क्योंकि गुणा में है, और बटे में क्या है D1 इंटू D2, ठीक, बटे। इसको अगर आप गौर से देखें तो D2 इसके गुणे में जाएगा, D1 इसके गुणे में जाएगा और आपस में ये दोनों गुणा कर लेंगे, ठीक है। तिरछी गुणा हुई और कुछ नहीं। तो इधर क्या मिलेगा हमें, एफ साइलेन नॉट K1 A D2 प्लस एफ साइलेन नॉट K2 A D1, यही तो होगा। इसके साथ K2 के साथ D1 जाएगा और K1 के साथ D2 जाएगा, और नीचे क्या बचेगा D1 इंटू D2। ये D1 D2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इधर देखिए C बराबर एफ साइलेन नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर K1 K2 बटे में क्या बचा, नीचे अच्छा देखिए इसमें से कॉमन मिल रहा है हमको, एफ साइलेन नॉट और ए कॉमन मिल रहा है, क्या बच रहा है अंदर, K1 D2 प्लस K2 D1, यही मिल रहा है ना। देखिए एफ साइलेन नॉट एक एफ साइलेन नॉट और एक ए स्क्वायर में एक कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, C का मान आया एफ साइलेन नॉट ए K1 इंटू K2 बटे में K1 D1 प्लस K1 D2 प्लस K2 D1। ये हो गई संयोजन की कुल धारिता, यही हमसे पूछ रहा था। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हटाते हैं इसको यहां से। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा C तथा 2C धारिता वाले दो समांतर प्लेट संधारित्र चित्रानुसार, चित्र पहले बना लेते हैं। यहाँ पे आसान सा चित्र है, एक बैटरी लगी हुई है, दो संधारित्र, ये है और एक ये है, ठीक है, ऐसे चित्र है। ये C है, ये 2C है और ये V है, ठीक। क्या चित्रानुसार V विभवांतर वाली बैटरी से जोड़े गए हैं, भाई एक माइनस एक प्लस, ठीक। कह रहा है जोड़ दें तथा यदि बैटरी को हटा दें, अब बैटरी को क्या कर देंगे, हटा देंगे, तथा C धारिता वाले संधारित्र की प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से K परावर्तनांक का पदार्थ भर दें, तब ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पॉइंट कह रहा संयोजन की कुल धारिता। तो सबसे पहला ही पॉइंट निकालते हैं हम लोग। क्या कह रहा, संयोजन की कुल धारिता, मतलब ये जो संयोजन है इसकी कुल धारिता कितनी हो जाएगी। तो बात यह है कि अभी धारिता इसकी नहीं पूछ रहा है, कह रहा बैटरी निकाल दें और इस वाले में K परावैद्युत माध्यम भर दें। आप जानते हैं वायु संधारित्र का फॉर्मूला होता है एफ साइलेन नॉट ए अपॉन डी, और जब K परावैद्युत भर दिया जाता है तो ये क्या आ जाता है, K लग जाता है, यहाँ CK हो जाता है। तो CK बराबर यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, इतना मान तो हो गया C और ये हो गया K, मतलब K गुना बढ़ जाती है, ठीक। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि बैटरी हटा देने पर, बैटरी हटाने तथा C धारिता वाले संधारित्र में K परावैद्युतांक का पदार्थ भरने पर नई धारिता, ठीक है, नई धारिता।
अब इसकी जगह नई धारिता अगर सी डैश मान ले तो वो क्या हो जाएगी, के सी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। भाई के भर दिया गया तो सी गुना बढ़ गई तो सी कितनी होगी, के सी। अब कह रहा है इसकी तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो मुझे एक बात बताइए, ये दोनों किस क्रम में थे। अगर यहां से आवेश आएगा तो यहां आके बट रहा है, नहीं बट रहा है, तो ये दोनों समांतर क्रम में थे। तो समांतर क्रम में सिंपली जुड़ जाता है। हम कह सकते हैं अतः संयोजन की कुल धारिता, ठीक है, संयोजन की कुल धारिता कितनी हो जाएगी, सी डबल डैश मान लेते हैं, डैश मान चुके हैं, सी डबल डैश बराबर सी डैश ये वाली और प्लस 2c। ये सी नहीं है, सी डैश लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ के भर दिया गया है। सी डैश प्लस 2c, सी डैश का मान कितना है, के सी और प्लस 2c, ठीक है। तो सी डबल डैश बराबर कितनी हो गया, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं सी, तो क्या बचा, के प्लस 2। ये संयोजन की तुल्य धारिता आ जाएगी। ये हो गया आंसर फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। ठीक, इसे वीडियो पॉज करके नोट करिएगा। अब हम लोग देखने आ रहे हैं इसका नेक्स्ट ऑप्शन, यानी कि अच्छा इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसे ध्यान में रखिएगा। इसे कहीं और लिख लेते हैं हम लोग। सी डैश का मान कितना आया है, सी डबल डैश का मान आया है सी और के प्लस 2, यही आया ना। ठीक, इसको हमें लिख ले, इसको हटाते हैं यहाँ से। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं, सेकेंड पॉइंट। मुझे बात बताइए, बैटरी लगे रहने पर जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, Q/C होगा, तुल्य धारिता। लेकिन जब बैटरी हटा लेंगे तो जो अंतिम विभवांतर, क्योंकि परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया, तो ये V डैश में बदल जाएगा और ये क्या हो जाएगा, C डबल डैश हो जाएगा तुल्य धारिता। क्यों, क्योंकि ये भी तो बदल जाता है। अब बात करते हैं आवेश। तो आप जानते हैं कि जब भी एक बार संधारित्र को चार्ज करने के बाद, मतलब बैटरी लगा लिया, फिर बैटरी हटाने पर जो आवेश रहता है वो क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। तो Q का मान Q ही रहेगा। लेकिन Q का मान पहले हम निकाल लें कि था कितना, तभी तो वो अपरिवर्तित रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले बैटरी जुड़े रहने पर, जब जुड़ी थी, ठीक है, जुड़े रहने पर दोनों संधारित्र, इसकी और इसकी बात कर रहा है, ठीक है, संधारित्र, दोनों संधारित्र की प्लेटों पर आवेश, ठीक, दोनों संधारित्र की प्लेटों पे आवेश अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, Q1 मान लेते हैं पहले पर। Q1 बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है V इंटू सी। अच्छा, समांतर क्रम में विभवांतर समान होगा तो Q बराबर CV, तो CV ही तो होगा। और Q2 बराबर क्या हो जाएगा, Q2 बराबर हो जाएगा 2CV, है ना, क्योंकि C की जगह क्या रखेंगे 2C और विभवांतर समान है तो 2CV हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, अब हम आपसे कहें Q जा रहा है, Q1 Q2 में बट रहा है, यहाँ Q1 गया और यहाँ क्या गया Q2, तो कुल आवेश हमें चाहिए ना कि बैटरी जोड़ने पे कितना आवेश जा रहा है। तो हम यहाँ से कह देंगे अतः कुल आवेश, ठीक है, कुल आवेश Q का मान क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। यानी कि Q1 का मान क्या होगा, देखिए Q1 का मान है CV और Q2 का मान है 2CV, तो क्या मिले, CV और 2CV मिलके कितना आ गया, 3CV, तो Q का मान आ गया 3CV। अब हम क्या करेंगे, बैटरी हटाने पर, क्योंकि हमें अंतिम विभवांतर निकालना है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बैटरी हटाने तथा C धारिता वाले संधारित्र में के परावैद्युतांक वाला पदार्थ भरने पर अंतिम विभवांतर, ठीक है, अंतिम विभवांतर जो हमसे पूछ रहा था, अंतिम विभवांतर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए अंतिम विभवांतर हो जाएगा, अंतिम विभवांतर Q बराबर CV, तो V बराबर Q/C, और अंतिम विभवांतर तो V डैश हो जाएगा, और C की अभी तुल्य धारिता क्या मानी थी हमने, C डबल डैश मानी थी, ठीक, तो मान रखिए यहाँ पे, इधर रख देते हैं, V डैश बराबर Q का मान है 3CV, C डबल डैश का मान क्या है, C और K प्लस 2, यही है ना,
सी से सी कैंसिल हो गया, तो वी डैश का मान कितना आ गया 3v अपॉन के प्लस 2, ये अंतिम विभवांतर आ गया। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पॉइंट। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट, इसे नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, हटाते हैं इसे यहाँ से, फिर थर्ड पॉइंट देखते हैं, इसकी भी जरूरत पड़ेगी तो इसे लिखा रहने देंगे। ठीक, थर्ड पॉइंट देखते हैं हम लोग, बैटरी हटाने पर संधारित्र में कुल, ये तो पूछ रहा था, पूछ क्या रहा था, संयोजन पर कुल संचित ऊर्जा, हटाने पर संयोजन लिख देते हैं। ठीक है, जो पूछ रहा था, संयोजन पर कुल संचित ऊर्जा, ठीक, कुल संचित ऊर्जा क्या हो जाएगी, देखिए फॉर्मूला होता है U बराबर हाफ CV²। अब जब बैटरी हटा लिया हमने, तो उसके बाद जो कुल संचित ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी C डैश और C डबल डैश, क्योंकि कुल संधारित्र कितनी धारिता है, और अंतिम विभवांतर, क्योंकि बैटरी हटाने की बात कर रहा है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा अंतिम विभवांतर, और यहाँ अंतिम जो कुल धारिता होगी के बराबर भरने के बाद। तो U का मान देखिए हाफ, C का मान क्या है, C का मान है C डबल डैश का मान क्या है C के प्लस 2, V डैश का मान इतना है, और इसका जब स्क्वायर करेंगे, यही आपको करके दिखा देते हैं, जब V डैश का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9v² अपॉन के प्लस 2 का होल स्क्वायर, यही तो होगा, तो वो यहाँ रख देते हैं 9v² अपॉन के प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए गौर से, ये के प्लस 2 से एक के प्लस 2 कट गया, क्या बचा हमारे पास, U का मान बचा, 9 को यहाँ ले आइए, 9/2 क्या बचा CV² अपॉन में के प्लस 2, ये हो गई संचित ऊर्जा। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11, इसे भी आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12, हटाते हैं इसको यहां से। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा दिए गए चित्र में A और B बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। चित्र दे रखा है, चित्र पहले बना लेते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, ये 3 माइक्रोफैरड है, ये भी 3 माइक्रोफैरड है, ये 3 माइक्रोफैरड है, और यहां पर भी लगा हुआ एक 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, कह रहा है A और B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। अब जैसे आपको किसी के बीच ज्ञात करना है, तो आप काल्पनिक बैटरी इमेजिन कर लीजिए इन दोनों के बीच में। हमने मान लिया ये कोई बैटरी इसमें लगा दिया है, ठीक है, ये माइनस है ये प्लस है। अब यहां से मान लीजिए आवेश जाएगा, ठीक, आवेश जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे जो होगा 2 भागों में बढ़ जाएगा, इधर मान लीजिए Q2 चला गया और इधर क्या चला गया Q1 चला गया, है ना। ठीक, समझ गई चीज। अब यहाँ से Q1 चला गया और यहाँ क्या चला गया Q2 चला गया, ऐसे मान लेते हैं। अब उसके बाद होगा क्या, देखिए इसमें तीनों में क्या जा रहा है, मान लीजिए Q1 जा रहा है। ठीक, तो ये तीनों में जब आवेश समान है तो किस क्रम में हो गए, ये हो गए, ये किस क्रम में हो गए आपके, ये हो गए आपके श्रेणी क्रम में। ठीक, तो हम यहां से कह सकते हैं 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः तुल्य धारिता, देखिए क्या हो जाएगी तुल्य धारिता, श्रेणी क्रम में कैसे निकालते हैं, 1/c बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो ये हर बराबर है, तो नीचे क्या आ जाएगा 3, ऊपर क्या आ जाएगा 1 1 1 3, कट गया, क्या बचा 1/1, तो पलट देंगे, C का मान कितना आ जाएगा 1 माइक्रोफैरड। अब इन सब की जगह पे हम यहां से कह सकते हैं कि सब जगह क्या लग गया, आप इन सब की जगह एक प्रभावी संधारित्र जो लगा वो कितना मान लीजिए लगा 1 माइक्रोफैरड। ठीक, यही तो आया। अब गौर से देखिए
3 वाले में Q2 जा रहा है, 1 वाले में Q1 जा रहा है, तो ये दोनों किस क्रम में हो गए? समांतर क्रम में हो गए। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? 1 माइक्रोफैरड तथा 3 माइक्रोफैरड किस क्रम में है? 1 माइक्रोफैरड तथा 3 माइक्रोफैरड किस क्रम में? समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अतः तुल्यधारिता, ठीक है। कैसे निकालते हैं? देखिए, अब तुल्यधारिता के समांतर क्रम में निकालना है ना, प्रतिरोध का जस्ट उल्टा, तो क्या हो जाएगा? C डैश बराबर 1 + 3, तो C डैश का मान कितना आ गया? 4 माइक्रोफैरड। ये आपके पास A और B के बीच में तुल्यधारिता आ गई। आसान सा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, छोटा सा क्वेश्चन आपने लगा लिया होगा। तो ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो है वैद्युत चालन, ठीक है। अब उससे पढ़ाएंगे हम लोग। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।